हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। जो हमने एक सीरीज इधर स्टार्ट किया कि जो कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं आइदर या रिटेन क्वालिफाई किए हुए हैं वन टाइम एटलीस्ट या टू टाइम्स, तो मैं उनका राइटअप आपको एज सच प्रेजेंट कर रहा हूं जो कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये 2021 में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था आर्गुमेंट राइटिंग में। तो यही आपको मैं प्रेजेंट कर रहा हूं कि इलेक्शंस इन स्टेट शुड बी हेल्ड साइमल्टेनियसली, आर्गुमेंट राइटिंग करना है। तो रिटन बाय एन एस्पिरेंट हु क्वालिफाइड रिटन इन सीएपीएफ 2020 एंड 2021। तो इन दोनों ईयर में ये क्वालिफाई कर चुके हैं, तो इनका मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। इनका और भी मैं इसके पहले अपने टेस्ट का कई सारा प्रेजेंट कर चुका हूँ, क्योंकि ये रेगुलर 2 ईयर्स से प्रॉपर तरीका से हमसे जुड़े हुए हैं। तो इनका मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, और इस सीरीज में मैं एन नंबर ऑफ, कम से कम मेरा कोशिश है कि 10 डिफरेंट कैंडिडेट्स का, जो मेरे नज़र में एटलीस्ट मैं समझता हूँ कि ठीक ठाक हैं, और एटलीस्ट ये मैं मैक्सिमम इसमें ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो कम से कम 2 बार क्वालिफाई कर चुके हैं रिटेन वाले पार्ट में। तो आइदर कुछ का मान के चलो 2 नंबर 5 नंबर से फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा, लेकिन जो 2020 और 21 वाले के, हाँ अभी कुछ नहीं हम कह सकते हैं, क्योंकि ये हैं और इनका ऑब्वियसली है सिलेक्शन होगा। ये कुछ और भी चीजों में क्वालिफाइड मल्टीपल जगह किए हुए हैं। ठीक है, तो इनका मैं दिखाता हूँ। और ये जो पीडीएफ है ये इवनिंग तक ऑब्वियसली है टेलीग्राम ग्रुप, केन स्टडीज का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं आपको प्रेजेंट कर दूंगा, वो पीडीएफ दे दूंगा। तो इलेक्शंस इन स्टेट शुड बी हेल्ड साइमल्टेनियसली बिकॉज, तो ये फोर में इन्होंने लिखा है, साइमल्टेनियस इलेक्शंस वेयर हेल्ड टिल द 1960s। इनफैक्ट देखा जाए तो मेजोरिटी 1967 के इलेक्शन तक, उस समय तक साइमल्टेनियस एक तरह से इलेक्शन हुआ। इनफैक्ट केरल में देखो उसके पहले स्थिति थोड़ी सी हो गई थी, लेकिन अदरवाइज 1967 के आसपास तक करीब करीब जो है वो साइमल्टेनियसली हुआ। इट वाज द नॉर्म, इट ओनली गॉट डिस्टर्ब ड्यू टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन सम स्टेट्स, होल्डिंग इलेक्शन साइमल्टेनियसली वुड रिस्टोर दिस साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट है, इट विल हेल्प इन reducing the overall costs in conducting the elections and end result in proper utilization of the resources। जो स्टेट का फंड है, जो मल्टीपल टाइम मोबिलाइजेशन करना पड़ता है यहाँ से वहाँ, और डिफरेंट टाइम में जो एक तरह से रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन होता है, तो उसको थोड़ा सा जो कम करना, कम किया जाएगा, यानी कि दूसरे चीजों में उसका यूटिलाइजेशन होगा, जो एक्सपेंडिचर है वो थोड़ा कम किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट नंबर 3 है, फ्रीक्वेंट इलेक्शंस इन डिफरेंट स्टेट्स calls for deployment of the CAPF personnel and other government officials for election duty. Simultaneous elections would ensure that the administration is not affected frequently। वो रेगुलर यदि इलेक्शन हो रहा है तो कभी आपको 6 महीने बाद आपको इधर भेजना है, नेक्स्ट 6 महीने के बाद इधर भेजना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अभी 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स प्लस 2 यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं यूटी, जहां लेजिस्लेटिव असेंबली है। बाकी जो जम्मू एंड कश्मीर का लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, उसका भी फंक्शनल नहीं हुआ है। लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास 28 प्लस 2 यानी कि 30 में से 5 ईयर्स, यानी कि हर इलेक्शन हर ईयर में 6 इलेक्शन एवरी ईयर, यानी कि हर 2 मंथ्स में एवरेज देखा जाए, ये तब जबकि पूरे 5 साल चलता है, तब हम ये मान ले कि पूरे 5 ईयर्स चल रहा हो, तब आपका हर 2 मंथ्स में एवरेज इलेक्शन। द इलेक्शन कमीशन हैव टू कंडक्ट elections at different point of time throughout the year. With simultaneous election, the model code of conduct would be uniformly enforced, thus curbing malpractices during elections। ठीक है, फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट है, at present the country remains in election mode frequently. This also has an impact on voter turnout. Holding elections simultaneously would encourage people to exercise their right to vote and increase voter turnout। ठीक है, तो ये इन्होंने 5 पॉइंट को प्रेजेंट किया है। इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि जो आपके ऑलमोस्ट 300 वर्ड्स के लिखने के लिए कहे जाते हैं, और 300 वर्ड्स में इन्होंने प्रेजेंट किया। तो देखो, अ लॉट ऑफ कैंडिडेट ये वाले होते हैं कि कंक्लूजन देते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं।
तो ये मेरे जो कैंडिडेट रेगुलर रूप से टेस्ट वगैरह लिखते हैं या जो हमारे कांटेक्ट में हैं, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि इट्स बेटर है कि कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन देने के जगह अधिक पॉइंट लिखो। कुछ कैंडिडेट ऐसे करते हैं कि 3 पॉइंट्स लिखे और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन देते हैं। मैं इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में इसमें मना इस वजह से करता हूँ कि आपके पास ऑलरेडी 4 ऐसे हैं, 4 ऐसे हैं, तो उसमें आपको कंक्लूजन देने का सफिशियंट मौका मिल रहा है, उसमें आपको प्रॉपर मौका मिल रहा है। तो 4 इंट्रोडक्शन 4 कंक्लूजन आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो जिसमें आपको आर्गुमेंट डेवलपमेंट करने के लिए कहा जा रहा है, तो उसमें मैं समझता हूं आप चाहो तो इंट्रोडक्शन इसमें लिख सकते हो। लेकिन मेरा ये ओपिनियन है, मेरा ये मानना है कि मैं कहता हूं कि नहीं, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन नहीं लिखो। अब ये बोलोगे कि क्या इसमें ज़्यादा मिलते हैं और कम मिलते हैं? कुछ जो जिन लोगों ने कंक्लूजन लिखा है, सपोज कुछ टॉपर हैं जिन्होंने कंक्लूजन लिखा, उनको भी अच्छा मार्क्स आया, मान के चलो कोई फर्स्ट रैंक आया, कोई सेकंड रैंक आया, उसने बोला कंक्लूजन लिखे हैं, उन्हें मार्क्स मिल गया। कोई ऐसे भी लड़के हैं जो 10th रैंक लाए, मान के चलो बोले कि हमने कंक्लूजन नहीं लिखा। तो आपको चाहिए तो आप लिख सकते हो, लेकिन मेरा मानना है, मेरा पर्सनल मानना है कि चूंकि कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन आपको ऐसे में ऑलरेडी स्पेसिफाइड ट्रेंड है कि आपको उसमें लिखना ही चाहिए होता है प्रॉपर तरीका से। विदाउट ऐसे और ऐसे में विदाउट कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन के आपको मार्क्स प्रॉपर नहीं मिल सकता है। लेकिन जो आर्गुमेंट राइटिंग है, आर्गुमेंट राइटिंग में आपका टारगेट क्या है, एग्जामिनर क्या चाहता है कि आप साइमल्टेनियसली आर्गुमेंट डेवलप करो बोथ इसमें। तो ये 2020-21 में दोनों में रिटन क्वालिफाई हैं और ये कंक्लूजन नहीं लिखते हैं। ये मैंने मेरे मुझे जो भी फॉलो करते हैं, कुछ मैंने कैंडिडेट और देखा हुआ है, 85, 86, 88 समथिंग आए हैं स्टूडेंट्स हमारे हैं जो, और वो नहीं लिखे हैं कंक्लूजन। इधर जब देखो 20, 19, 20 और 21 ये सब के जब फाइनल मार्क्स वगैरह आ जाएंगे, तो मुझे पता चलेंगे कि कुछ जो कैंडिडेट हैं, कि मैं समझता हूं कि इधर के कुछ कैंडिडेट हैं जो इन ईयर्स में 100+ पेपर 2 में स्कोर करने वालों में से हैं। तो आई थिंक ये कैंडिडेट भी है, मैं समझता हूँ कि 100+ होने चाहिए इसके पेपर 2 में। एनीवे 90+ तो रहेगा ही। नेक्स्ट अगेंस्ट में आपका है, इलेक्शन इन स्टेट शुड नॉट बी हेल्ड साइमल्टेनियसली बिकॉज, यानी कि इन द सेंस कि अगेंस्ट में जब लिख रहे हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका साइमल्टेनियस इलेक्शन हो। इसके कारण क्या है कि इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री with 28 states and conducting elections simultaneously in all the states would be a challenging exercise। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको जजमेंट नहीं देना है कि क्या है, आपको जो पॉइंट्स लगते हैं वो आपको प्रेजेंट करना है। टू कंडक्ट साइमल्टेनियस इलेक्शंस, the term of legislative assembly of certain states may have to be curtailed. This would require बिल्डिंग द नेसेसरी पॉलिटिकल कंसेंसस। सम टाइम क्या होता है, आप ये कैसे मान सकते हो कि ऑल इलेक्शन, यदि वो 1967 में यदि वो साइकिल ब्रेक हुआ, तो उसके बाद क्या है, कोई स्टेट है उसमें हो सकता है हैंग असेंबली हो जाए, उसमें हो सकता है कि प्रॉपर तरीका से स्टेबिलिटी गवर्नमेंट का ना हो, 2 साल गवर्नमेंट चला, अब उसके बाद गवर्नमेंट गिर गया, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, आपको राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। अब राष्ट्रपति शासन नॉर्मल केसेस में क्या है कि आप लगाए तो फिर आपको मैक्सिमम है ऐसे आप 3 इयर्स तक एक तरह से उसको लगा सकते हो, अदरवाइज फिर है आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। लेकिन जस्ट इमेजिन करो कि अभी तक जो वर्तमान में है कि आप 6 मंथ बढ़ाते चलोगे और प्रेसिडेंट रूल लगा दिए, लेकिन कहीं भी इलेक्शन हुआ कुछ स्टेट में और वहाँ हंग असेंबली हुआ, तो क्या आप 5 इयर्स तक लगा करके राष्ट्रपति शासन रखोगे, प्रेसिडेंट रूल लगा करके रखोगे? तो वो एक तरह से दिस विल बी नॉट राइट सेंस इन द डेमोक्रेटिक सेटअप। तो ये आप नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है, एट टाइम्स ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन सर्टेन स्टेट्स इलेक्शन हैव टू बी कंडक्टेड मच बिफोर द complete term, so elections would have to be conducted again, which would defeat the purpose of simultaneous election. The election commission does not have a permanent staff. The roles are assigned to various officials on deputation during the election. Holding elections simultaneously would overburden the election commission and the government machinery. In holding simultaneous election, the ruling parties may get undue advantage and may hamper the chances of a small regional party। यानी कि इन द सेंस कि ये यहाँ लिखना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट में जिनके सेंटर में पावर है, ठीक है, तो उनका एक लार्जर इंटरेस्ट में हो सकता।
n नंबर ऑफ इसमें पॉइंट्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। कहीं भी ये कभी नहीं कहो कि इसने ये पॉइंट लिखा और नहीं लिखा, दैट्स नॉट द मैटर है यार। आप हमेशा जानते हो कि 20 मार्क्स का यदि है तो आइडियल सॉल्यूशन कुछ भी नहीं होता है। मैं अब तक आप किसी को भी नहीं सुनोगे कि 20 में से 20 मिल गया। ये पेपर 1 नहीं है। पेपर 1 में थ्योरेटिकली कोई भी 250 में से 250 ला सकता है और उसके ऑल क्वेश्चन करेक्ट हो। लेकिन यहाँ आप ऑल क्वेश्चंस यू आर अटेम्प्टिंग, ऑल क्वेश्चंस इन बेस्ट पॉसिबल वे। एक तो 3 आवर्स का टाइम होता है, तो आप पूरे को कंप्लीट नहीं कर सकते हो विद परफेक्शन। तो परफेक्शन में नहीं जाना है, एवरेज प्लस में जाना है। तो इनका और हम ऑलरेडी कई प्रेजेंट कर चुके हैं, क्योंकि ये रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं, तो लास्ट 2 ईयर से हमारे मेंटरशिप में एक तरह से हैं। तो इनका मैं समझता हूं कि एवरेज प्लस ये अच्छा इनका है, ठीक है। आई होप 2020 में ही इनका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। यदि 2020 में थोड़ा भी इशू होता है तो 2021 में इनका फाइनल पक्का ये हो जाना है, क्योंकि जितना जो स्कोर इन्होंने बताया। और पेपर 2 में इनका अच्छा आ जाता है, तो मैं समझता हूं कि इधर 100 प्लस इनके आने चाहिए। तो दिस इज नॉट आइडियल। एक मैं हमेशा मानता हूं कि कोई भी राइटअप है, कोई भी क्यों ना लिखे, कोई भी आइडियल नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ अलग तरीके से। और जब आप ऐसे लिखते हो, आर्गुमेंट लिखते हो, रिपोर्ट लिखते हो, तो इनमें से एक तरह से आपके पास डाइवर्सिफिकेशन करने का अपॉर्चुनिटी होता है। यू कैन डाइवर्सिफाई। आप एन नंबर ऑफ वे में लिख सकते हो। अब 300 वर्ड्स के अप्रॉक्स में ही लिखना, इसमें वर्ड्स नहीं दिया हुआ है। इनिशियल ईयर में आपके वर्ड्स दिए हुए रहते थे, लेकिन वर्ड्स काउंट नहीं दिया हुआ है। तो आप चाहो तो लिटिल बिट फ्लेक्सिबिलिटी हो सकते हो, लेकिन पॉइंट्स जो है मैं समझता हूँ 5 जो है स्टैंडर्ड है, बहुत अच्छा है। आप चाहो तो 4 लिख सकते हो, लेकिन 3 से कम कभी ना लिखो। 3 एटलीस्ट आपको, क्योंकि 3 से कम लिखने पे मैं समझता हूँ कि मार्क्स आपको, अब एक ही पॉइंट को आप इलाबोरेट कर दो 150 वर्ड्स में, तो वो ब्यूटीफुल नहीं लगता है। आप डिफरेंट पॉइंट्स करके देते हो, लॉजिक ये तो सही है, ठीक है। तो इसका जो पीडीएफ है इवनिंग में आपको टेलीग्राम ग्रुप, केन स्टडीज के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब उसमें मेंबर हैं तो उनको तो मिलेगा ही, जो मेंबर नहीं है तो वो आप ज्वाइन कर ले। और फिर बाद में क्योंकि आप जब ज्वाइन करने के बाद वो चीज नहीं मिलता है, फिर पर्सनल मुझे मैसेज करना पड़ेगा, ठीक है। और आज 14 नवंबर है, तो हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू चाइल्ड इनसाइड यू। एवरी पर्सन हैज अ चाइल्ड इनसाइड हिज हिम और हर। उसको हमेशा जिंदा रखना है। एक चाइल्ड का जिंदा रखने का ये मतलब है कि इन द सेंस की क्यूरियोसिटी। एक बच्चा बहुत सारा क्वेश्चन आपसे पूछता है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है। एक क्वेश्चन को 5 बार 10 बार पूछता है। छोटा बच्चा होता है, आप इरिटेट नहीं होते हो। सम टाइम कुछ पेरेंट्स होते हैं इरिटेट हो जाते हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि बच्चे पूछते हैं तो वो आपको पता नहीं होता है। तो वही क्यूरियोसिटी आपको रखना है। जो इंक्वायरिंग माइंड है वो बहुत सारी चीजों को अच्छे तरीके से समझता है। बहुत बार क्वेश्चन अराइज करते हैं तो चीजें क्लियर होती है। मैं खुद सोचता हूँ ये एज ए टीचर आज के डेट में, या फिर एज ए स्टूडेंट के तौर पे भी, तो ए लॉट ऑफ टाइम जैसे जब से मैं टीचर एक तरह से टीचिंग कर रहा हूँ, तो बहुत सारे क्वेश्चन कैंडिडेट के द्वारा पूछे जाते हैं। बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बिना काम के भी होते हैं, बट स्टिल कुछ ना कुछ हर कोई इंसाइट देता है। तो आप इंक्वायरिंग माइंड रखें, ओके। थैंक यू। और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा, इसमें हम बहुत सारे कैंडिडेट्स का डालेंगे, ओके। थैंक यू।